हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने देखा इन्हेंसर, साइलेंसर, एक्टिवेटर, रिप्रेसर, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, हिस्टोन एसिटाइलेशन। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं एपिजेनेटिक्स। ये टॉपिक सिर्फ सीएसआई नेट ही नहीं बल्कि बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्टोरी की तरह इसे हम समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर डीएनए सीक्वेंस सेम रहे फिर भी जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाए तो क्या होगा? इसी फिनोमिना को बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स की डेफिनेशन है जीन एक्सप्रेशन में ऐसे हेरिटेबल चेंजेस जो डीएनए सीक्वेंस को बदले बिना होते हैं, उन्हें एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। यानी डीएनए का कोड सेम रहता है लेकिन उस कोड को रीड करने का तरीका बदल गया है। सोचो, तुम्हारे पास एक बुक है, बुक के वर्ड सेम है लेकिन कुछ पेजेस पर बुकमार्क लगा दिया, कुछ पेजेस पर सील कर दिया। बुक चेंज नहीं हुई, बस एक्सेस चेंज हो गया। यही है एपिजेनेटिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट एपिजेनेटिक मैकेनिज्म है डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, साइटोसिन बेस पर ऐड होता है और स्पेशली सीपीजी आइलैंड्स में। सीपीजी आइलैंड्स क्या होते हैं? ये प्रमोटर के पास प्रेजेंट डीएनए रीजन होते हैं जहाँ साइटोसिन के बाद ग्वानिन आता है, इसीलिए इसे सीपीजी आइलैंड बोलते हैं। ये जीन रेगुलेशन के लिए हॉटस्पॉट माने जाते हैं। अब डीएनए मिथाइलेशन के इफेक्ट को समझते हैं। प्रमोटर मिथाइलेटेड हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं कर पाते, आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूट नहीं हो पाता और जीन ऑफ रहता है। मतलब इसके लिए एक मेमोरी ट्रिक है, मिथाइलेशन मतलब म्यूट जीन। आप सोच रहे होंगे मिथाइल ग्रुप को ऐड कौन करता है? तो इसका आंसर है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, डीएनएमटी। यह एंजाइम साइटोसिन को 5 मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट करता है। अब आता है दूसरा मैकेनिज्म, हिस्टोन मिथाइलेशन। हिस्टोन मिथाइलेशन हमेशा जीन को ऑफ नहीं करती, ये डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड मिथाइलेट हुआ है। फॉर एग्जांपल H3K4 मिथाइलेशन, इसमें जनरली जीन एक्टिवेशन होता है। H3K9 या H3K27 मिथाइलेशन में जनरली जीन का रिप्रेशन होता है। अब आता है एक यूनिक कॉन्सेप्ट, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। क्या हर जीन की मैटरनल और पैटर्नल कॉपी दोनों एक्सप्रेस होती है? बिल्कुल नहीं। कुछ जीन में सिर्फ मैटरनल एलील एक्टिव होता है और कुछ में सिर्फ पैटर्नल एलील। इसी फिनोमिना को बोलते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अगर मैटरनल कॉपी मिथाइलेटेड है तो मैटरनल जीन ऑफ रहेगा, सिर्फ पैटर्नल जीन एक्सप्रेस होगा, या इसका ऑपोजिट। ये पेरेंट ऑफ ऑरिजिन इफेक्ट है। और आपको पता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की डिस्टर्बेंस से 2 फेमस डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रेडर-विली सिंड्रोम, पेरेंटल जीन का लॉस, और एंजलमैन सिंड्रोम, मैटरनल जीन का लॉस। अब आते हैं फीमेल्स के एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन पर। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स में 1। अगर फीमेल दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस कर दे तो प्रोटीन डबल बन जाएगी, इसलिए नेचर ने एक एक्स क्रोमोसोम को परमानेंटली ऑफ कर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, लायोनाइजेशन। नाम याद रखना, जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है उसे कहते हैं बार बॉडी। एक्स क्रोमोसोम को ऑफ कौन करता है? इसका आंसर है XIST, यानी कि एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट जीन। ये एक लॉन्ग चेन नॉन कोडिंग आरएनए है, LNC आरएनए है। ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को कोड करता है और उससे हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके रिजल्ट में जीन ऑफ हो जाता है। फीमेल एम्ब्रियो में कोई भी एक्स इनएक्टिव हो सकता है, मैटरनल भी और पैटर्नल भी। इसीलिए फीमेल्स को जेनेटिक मोज़ेक भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक्स इनएक्टिवेशन रैंडमली होता है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, सेल डिवीजन के बाद में मिथाइलेशन पैटर्न मेंटेन कौन करके रखता है? इसका आंसर है मेंटेनेंस डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, DNMT1, और यही है एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। अब एक क्वेश्चन, अगर एक इन्हांसर एक जीन को एक्टिवेट करता है तो क्या वो पास वाले दूसरे जीन को भी एक्टिवेट कर देगा? नेचर ने इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन बनाया है, नाम है इंसुलेटर। इंसुलेटर एक सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस है। ये इन्हांसर और प्रमोटर के बीच बाउंड्री की तरह काम करता है। अगर इन्हांसर और प्रमोटर के बीच इंसुलेटर आ जाए तो इन्हांसर का सिग्नल प्रमोटर तक नहीं पहुंचता और जीन एक्टिवेट नहीं होता। यही प्रोसेस कहलाती है इन्हांसर ब्लॉकिंग।
इंसुलेटर के दो मेन फंक्शंस हैं। फंक्शन 1 एनहांसर ब्लॉकिंग, एनहांसर के इफेक्ट को रोकना, एंड सेकंड बैरियर फंक्शन, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच बाउंड्री बनाना ताकि हेट्रोक्रोमेटिन स्प्रेड ना करे। अब एक क्वेश्चन है, इंसुलेटर पर कौन बाइंड करता है? CTCF प्रोटीन, CCC-TC बाइंडिंग फैक्टर, ये सबसे फेमस इंसुलेटर बाइंडिंग प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, क्या पूरा क्रोमोसोम एक जैसा बिहेव करता है? बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम छोटे छोटे फंक्शनल रीजन में डिवाइड होता है और इन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन डोमेन्स। हर डोमेन का अपना जीन एक्सप्रेशन पैटर्न होता है। आजकल एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजिकल एसोसिएशन डोमेन, TAD। ये क्रोमोसोम के 3D रीजन्स होते हैं जहाँ जीन और इन्हांसर आपस में फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं। डिफरेंट TAD डिफरेंट जीन के साथ नॉर्मली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। अगला सवाल, कुछ जीन्स टिश्यू स्पेसिफिक क्यों एक्सप्रेस होते हैं? क्योंकि लोकस कंट्रोल रीजन LCR एक पावरफुल रेगुलेटर DNA है। ये पूरे जीन क्लस्टर की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर, एम्ब्रियो में अलग ग्लोबिन जीन ऑन रहता है, फीटस में अलग, अडल्ट में अलग। ये स्विचिंग LCR की हेल्प से ही होती है। इन्हांसर प्रमोटर तक कैसे पहुंचता है? DNA लूपिंग के थ्रू। ये तो हमने समझ लिया। सिर्फ इन्हांसर ही लूप नहीं बनाता, LCR भी लूपिंग के थ्रू प्रमोटर से इंटरेक्ट करता है। ये 3D जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। क्या न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रैंडमली पड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं। हर क्रोमोसोम की अपनी एक क्रोमोसोम टेरिटरी होती है। ये भी जीन रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जीन रिच रीजन यूजुअली न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ और ज़्यादा एक्टिव होता है। जीन पुअर रीजन हेट्रोक्रोमेटिन यानी न्यूक्लियर के पेरिफेरी के पास में और रिलेटिवली इनएक्टिव होता है। अब पूरा फ्लो देखते हैं। जीन एक्सप्रेशन होने के लिए क्रोमेटिन ओपन होना चाहिए, इन्हांसर एक्टिव होना चाहिए, एक्टिवेटर बाइंड होना चाहिए, मीडिएटर रिक्रूट होना चाहिए, RNA पॉलीमरेज सेकेंड बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। अगर किसी भी स्टेट पर प्रॉब्लम आई तो जीन एक्सप्रेशन कम हो जाती है। इसी के साथ हमारा यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।